हाय गाइज, नमस्कार। मैं केसर सिंह राधे राधे इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गाइज, हम बात करेंगे आज फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के सेकंड लेक्चर में। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे कूलाम बल। कूलाम बल क्या होता है, सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे कूलाम बल क्या होता है। तो पढ़ेंगे कूलाम बल, हेडिंग डाल लीजिए सभी, कूलाम बल। ठीक है, चलो करेंगे। दो स्थिर व बिंदुवत आवेश के मध्य लगने वाले विद्युत बल का मान दोनों आवेशों के परिणाम तथा के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो, जैसे हमारे पास दो बिंदुवत आवेश, एक तो ये आवेश है, सेकंड है ये आवेश। ठीक है, एक Q1 ले लिया, एक Q2 ले लिया। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी R ले ली। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा ना, वो आवेशों के तो गुणनफल के समानुपाती होगा और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, जैसे F ही समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R²। समानुपाती ई यहाँ पर क्या लिखने, विद्युत बल के लिए। ठीक है, हाँ, समानुपाती स्थिरांक यहाँ पर लेंगे के, अर्थात इसको समानुपाती को चिन्ह को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट राशि आएगी जिसको हमने मान लिया के। अब इस के को क्या कहते हैं, के एक समानुपाती नियतांक है जिसे विद्युत नियतांक कहते हैं। एक समानुपाती नियतांक कहते हैं, इसे विद्युत बल नियतांक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, विद्युत बल नियतांक भी कहते हैं। जैसे अब के की वैल्यू क्या रखेंगे, 1/4πε0। ठीक है, ये हो गया कूलाम बल की वैल्यू। इसको स्टार डाल दें, कूलाम बल की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर जो ε0 है ना, ये क्या है, देखो ε0 निर्वात की विद्युतशीलता होती है। निर्वात की यानी जिसमें कोई भी माध्यम न हो, वो क्या होता है, निर्वात होता है। ठीक है, जिसका मान 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसका क्या मात्रक है, ε0 का। ठीक है, इसकी वैल्यू ये होती है। अब इसके बाद में ये करते हैं सदिश रूप। अब इसकी वेक्टर फॉर्म देखेंगे तो इसमें क्या है, वेक्टर फॉर्म में क्या डायरेक्शन और लेनी है, हमें क्या लेनी है, डायरेक्शन। तो ये आर कैप क्या ले लेंगे, डायरेक्शन ले लेंगे। ठीक है, अब आर हम जानते हैं कि जो आर वेक्टर बराबर होता है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे भी लिख सकते हैं और इसकी डायरेक्शन इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आर वेक्टर बराबर आर और आर की डायरेक्शन। ठीक है, अब इस आर वेक्टर की यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालेंगे आर कैप की, तो आर वेक्टर अपॉन आर, इसलिए R² और R दोनों मल्टीप्लाई होके यहाँ पर R³ बन गया है। ठीक है, ये हो गया इसका सदिश रूप, ये इसका सदिश रूप हो गया। अब हम इसके बाद में करते हैं विद्युत बल नियतांक का MKS पद्धति में मात्रक एवं विमा। इसके की क्या निकालते हैं, मात्रक और विमा निकालते हैं। इसकी मात्रक तो डायरेक्ट हो गया न्यूटन × मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी विमा निकालने के लिए इसे पहले टुकड़ों में तोड़ेंगे। तो देखो, न्यूटन का फॉर्मूले में किलोग्राम × मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये मीटर ऐसे कैसे, मीटर स्क्वायर ऐसे कैसे आ गया, और कूलाम का लिखेंगे एम्पियर × सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, आगे इसको करेंगे तो मीटर स्क्वायर और मीटर ये आ जा मीटर क्यूब। ठीक है, और किलोग्राम ऐसे कैसे, और नीचे एम्पियर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे ना जिसका, तो ये स्क्वायर आ गया। और सेकंड का 2 तो घात ये है और 2 ये होगी 4 घात। ठीक है, ये 4 घात होगी। अब इसके बाद में इसकी विमा लिखेंगे तो एम की वैल्यू तो किलोग्राम 1 है तो 1 लिख देंगे। मीटर कितनी है, पावर 3, तो एल की वैल्यू 3। टी सेकंड की 4, अपॉन में है तो माइनस लगा देंगे, और एम्पियर की 2 है, अपॉन में है तो नेगेटिव चिन्ह आ जाएगा।
ठीक है, ये हो गया इसका मात्रक एंड विभवांक। अब इसके बाद में विद्युत बल नियतांक का CGS पद्धति में मान याद करना है हमें। ठीक है, तो K बराबर, ये इसका फॉर्मूला होता है, CGS में याद करेंगे तो इसका 9 × 10⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद में 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, तो न्यूटन की वैल्यू रख देंगे। इसके बाद में 1 मीटर बराबर 10⁵2 भी लिख सकते हैं, या 100 सेमी होता है, इसकी वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, और कूलाम को 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। ठीक है, इस तीनों की इसमें वैल्यू रखने के बाद यहाँ तक ये टर्म आ जाएगी। इसके बाद में इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 उसका स्क्वायर वगैरह करके ये टर्म आ जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी। और इसके बाद K बराबर 1 डाइन × सेमी स्क्वायर और अपॉन स्टेट कूलाम स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये अपॉन में आएगा, इसको मैं थोड़ा लिख देता हूँ, ये अपॉन में आएगा। ठीक है, ये इसका CGS में आ गया। अब इसके बाद में कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, इन कूलाम के नियम का सदिश रूप या कूलाम के नियम का हम सदिश निरूपण भी कह सकते हैं। ठीक है, वो निकालेंगे। देखो, सर्वप्रथम हम इसका डायग्राम समझते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसकी थ्योरी लिखेंगे। माना कि ये तो है x अक्ष, ये है y अक्ष। इसके बाद में ये Q1 आवेश है, ये Q1 आवेश है, ये है Q2 आवेश है। ठीक है, और इनकी मूल बिंदु से दूरी है r1 वेक्टर और इसकी है r2 वेक्टर। ठीक है, इसके बाद में Q1 से Q2 की ओर दूरी कितनी है, r12। ठीक है, और Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला फोर्स क्या है, F21, ये F21। ठीक है, और इसके बाद में Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला फोर्स क्या है, F12 वेक्टर। ठीक है, ये हमने डायग्राम में समझ लिया। अब इसकी थोड़ी थ्योरी लिखते हैं। माना कोई निर्देश तंत्र जिसमें दो आवेशित बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः r1 वेक्टर व r2 वेक्टर है तथा Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश r12 वेक्टर है। ठीक है, तो अब नीचे दोस्तों मैं एक बात बता देता हूँ कि आप या तो साथ के साथ नोट्स बना लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं डायरेक्ट। तो चलो आगे चलते हैं। Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल F21। देखो मैं लिख देता हूँ, आवेश फर्स्ट के कारण 2 पर लगने वाला फोर्स, ये याद रखना है हमें। F21 लिखेंगे क्योंकि F12 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन अलग है। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी कूलाम ने हमने अभी पढ़ा है ऊपर, K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, ये ले लेंगे डायरेक्शन। इसके बाद में हमने देखो ये R12 इसका स्क्वायर है मैग्नीट्यूड का, तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं क्योंकि R वेक्टर, देखो R वेक्टर को हम R वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस R की डायरेक्शन इस सूत्र से लिख सकते हैं। R वेक्टर बराबर इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, उसका मोड कर देंगे ना, तो ये R वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो इसको इस प्रकार लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद में ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, तो ये R का क्यूब हो जाएगा। जो स्थिति सदिश है ना R12, इसका क्यूब हो जाएगा, ये ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है, ये यहीं पर। अब इसके बाद में यहाँ तक हो गया। इसके बाद में यहाँ पर 1 2 आएगा, सॉरी यहाँ पर 1 2 आएगा, और इसमें स्थिति सदिश R12 वेक्टर है ना, इसमें R1 में से 2 घटा देंगे।
ठीक है, स्थिति सदिश आ गया। इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला विद्युत बल F12 Q2 के कारण लग रहा है, Q2 के कारण 1 पर लगने वाला फोर्स क्या होगा 12, ठीक है। और दूरी आएगी R21, उसमें भी विपरीत इसमें भी विपरीत, ठीक है, क्योंकि 2 के कारण 1 की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो स्थिति सदिश दिया आएगा। इसी प्रकार मैग्नीट्यूड के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं ऊपर वाले की तरह, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करके क्यूब आ जाएगा और इसमें R12 वेक्टर की वैल्यू रखेंगे तो R2 माइनस R1 वेक्टर। यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक कुलाम नेम पढ़ लिया हमने और कुलाम नेम का सदिश रूप पढ़ लिया। अब इसके बाद में कुलाम नेम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उससे यानी कि इनसे क्या निष्कर्ष निकला ये हम मान सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट है, ये हो गया पहला पॉइंट है, कुलाम नेम केवल स्थिर व बिंदुवत आवेश पर ही लागू होता है, क्योंकि गतिशील आवेश विद्युत बल के साथ साथ चुंबकीय बल भी आरोपित करता है। यानी कि जो कुलाम बल का रूल है वो स्थिर व बिंदुवत आवेशों पर ही लागू होता है, क्योंकि जो गतिशील होता है ना उसके साथ जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है ना उसके साथ मैग्नेटिक फोर्स भी लगने लगता है, ठीक है। इसलिए पहला पॉइंट तो ये होगा। दूसरा पॉइंट है, कुलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। इन कुलाम का जो नियम है ना वो न्यूटन का जो तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया उस नियम का पालन करता है। थर्ड पॉइंट होगा, कुलाम बल केंद्रीय प्रवृत्ति का होता है, अर्थात इसे केंद्रीय बल भी कहते हैं या इसके नाम से जाना जाता है, क्योंकि कुलाम बल दोनों आवेशों के केंद्र, जैसे एक आवेश तो ये है एक आवेश ये, अब इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश या आकर्षित प्रतिकर्षित करता है। जैसे Q1 आवेश Q2 आवेश, तो इनको जो मिलाती है ना रेखा, या तो उसको विपरीत चिन्ह होंगे तो क्या होगा आकर्षण होगा और समान चिन्ह होंगे तो प्रतिकर्षण होगा। इसलिए ये क्या होता है केंद्रीय प्रवृत्ति का होता है, सेंट्रल प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट है, कुलाम बल न्यूनतम 10⁻15 मीटर से कुछ किलोमीटर की दूरी तक कार्य करता है, क्योंकि 10⁻15 से कम दूरी पर विद्युत बल के साथ साथ परमाणुओं का नाभिक पर न्यूक्लियर फोर्स भी कार्य करने लगता है। यानी ये 10⁻15 मीटर से तो कम नहीं करता है, उससे तो ऊपर और कुछ किलोमीटर से कम पर भी कार्य करता है, क्योंकि जब 10⁻15 मीटर से कम करेगा ना तो उसके साथ न्यूक्लियर फोर्स भी कार्य करने लग जाता है, इसलिए ये इस रेंज में ही कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, विद्युत बल की प्रबलता गुरुत्वीय बल की तुलना में अधिक होती है। जो विद्युत इलेक्ट्रिक फोर्स है ना उसकी जो प्रबलता है ना, जो लगने की ज़्यादा क्षमता है ना, वो गुरुत्वीय बल से ज़्यादा लगता है, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं पैरावैद्युतांक एप्सिलॉन आर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। ये होता है, देखो माना दो आवेश Q1 व Q2 निर्वात में R दूरी पर, ये Q1 आवेश ये Q2 आवेश R दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल वही फोर्स ऊपर वाला कुलाम बल से F0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R², इक्वेशन 1 ये लगता है। अब देखो आगे, जब इन दोनों आवेशों को उतनी ही दूरी पर किसी माध्यम में रखा जाता है तो इसका पैराविद्युतांक एप्सिलॉन है, तो लगने वाला विद्युत बल, यानी निर्वात में रखेंगे तो ये बल लगेगा, ठीक है। और यदि कोई पैराविद्युतांक मीडियम यानी M, यहाँ चिन्ह मीडियम का लिया है M, मीडियम के कारण एप्सिलॉन R और आ जाएगा इसमें, ठीक है, लगने वाला बल, इक्वेशन 2। अब यहाँ पर एप्सिलॉन R की परिभाषा निकालने के लिए 2 इक्वेशन लगा दी। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का इसमें भाग देंगे, तो इसके बाद में ये देखो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ,
ये टर्म से तो ये टर्म कट जाएंगी, इससे तो इससे, और ये बच जाएगा एफ नोट अपॉन एफ एम अपॉन बराबर एप्सिलॉन आर। ये क्या हुआ है? पैरावैद्युतांक, पैरावैद्युतांक, ये क्या है? पैरावैद्युतांक। अब इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, इससे लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, मैथमेटिकल पार्ट से हम बना सकते हैं। जैसे अर्थात निर्वात तथा माध्यम में स्थित आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बलों के अनुपात को ही माध्यम का पैराविद्युतांक यानी एप्सिलॉन आर कहते हैं। ये हो गई यहाँ तक इसकी परिभाषा, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर कुछ राशि हैं, जैसे जल का पैराविद्युतांक 18 होता है, ठीक है, इसका तो 80 हो गया। इसका वायु का होता है 1 और किसी धातु का लेंगे तो इनफाइनाइट, क्या होगा? इनफाइनाइट। ये 1 मैं इसको 80, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट अब हम करेंगे बहु आवेशों पर बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत। बहु आवेशों पर बल, इसका मतलब है कि जैसे कोई आवेश है Q नोट और उस पर बहुत सारे आवेशों के कारण जैसे Q1 Q2 इन सभी के कारण उस पर फोर्स लग रहा है, तो वो कितना लगेगा? एक तो ये बात हो गई। एक अध्यारोपण का सिद्धांत, उस यानी कि कितना फोर्स लगेगा उसको हम अध्यारोपण के सिद्धांत से फाइंड आउट कर सकते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत यही कहता है कि यदि कोई आवेश Q नोट पर जैसे 2 या 2 से अधिक फोर्स लगाए तो उसका टोटल सदिश योग के बराबर होता है, जो हम हेडिंग में अभी करेंगे। देखूं जैसे करेंगे सर्वप्रथम हेडिंग डाल लेंगे सभी बहु आवेशों पर बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। इसको समझेंगे। 2 या 2 से अधिक आवेशों पर आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल का मान अध्यारोपण के सिद्धांत से याद किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि कोई Q नोट आवेश है और उस पर 2 या 2 से अधिक आवेश फोर्स लगाएंगे तो उस पर जो परिणामी बल है ना, जो फोर्स का मान है ना, वो हम अध्यारोपण के सिद्धांत से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इसके अनुसार 2 या 2 से अधिक आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल का मान अलग अलग आवेशों के कारण उस पर लगने वाले स्वतंत्रता बलों के सदिश योग के बराबर यानी बराबर होता है। इसे ही क्या कहते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अध्यारोपण। जैसे हम एक डेरिवेशन करके इसको समझाएंगे। माना कि कोई निकाय है, कोई सिस्टम है, माना कोई ये सिस्टम है, जैसे मैं इसको थोड़ा बना देता हूँ, ये कोई सिस्टम है, ठीक है। इसमें एक आवेश है, किसी निकाय में Q1 Q2 Q3 Qn आवेश उपस्थित हैं, जिनका निकाय में उपस्थित Q नोट आवेश के सापेक्ष स्थिति सदिश Q1 0 Q2 0 ये सभी का स्थिति सदिश है, ठीक है। अब देखो जैसे ये यहाँ पर Q नोट आवेश है, ठीक है। अब इस Qn के कारण इस पर लगने वाले फोर्स की जो स्थिति सदिश होगा वो क्या होगा? R वेक्टर NO0, ठीक है। यहाँ लेंगे Q1 के कारण लगने वाले फोर्स का जो स्थिति सदिश होगा R10, ये वेक्टर मैं थोड़ा दर्शा देता हूँ इसको, ठीक है। इसके बाद में Q2 के कारण Q20 R वेक्टर, ठीक है। इसी प्रकार Q3 के कारण Q नोट पर लगने वाला स्थिति फोर्स का जो स्थिति सदिश लेंगे वो क्या लेंगे? R वेक्टर 30, ठीक है। हमने यहाँ तक ले लिया। अब इसको करेंगे। Q1 आवेश के कारण Q नोट पर लगने वाला विद्युत बल का मान क्या होगा? F101 के Q0 Q1 अपॉन R10। हमेशा जो ये स्थिति सदिश लेंगे ना, ये 101 होगा तो यहाँ पर हमेशा उल्टा लेंगे, 10 लेंगे, ये थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। और इसकी ये डायरेक्शन ले ली। Q2 के कारण लगने वाला Q नोट पर विद्युत बल क्या होगा? के Q नोट Q2 अपॉन R22 है, यहाँ पर ये 2 है, ठीक है। इक्वेशन 2 हो गया।
इसी प्रकार हम चलते रहेंगे, इसी प्रकार चलते रहेंगे। इसी प्रकार Qn आवेश के कारण Q नोट पर लगने वाला विद्युत बल क्या आएगा, K Q नोट Qn अपॉन R n 0 स्क्वायर, और ये इसकी क्या आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, इक्वेशन इसको दे देंगे n। इसी प्रकार जैसे तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, इसके बाद अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि Q नोट पर जो लगने वाले Q1 Q2 सभी के कारण जो लगने वाली फोर्स है वो सदिश योग के बराबर होता है। तो इसको सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इक्वेशन इसको दे देंगे, जैसे n दे दिया तो इसको क्या ए दे देंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें इक्वेशन 1 की वैल्यू, इसमें इक्वेशन 2 की वैल्यू, डैश डैश इक्वेशन n की वैल्यू पुट कर देंगे। इसमें इनकी सभी की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। इसकी सभी की वैल्यू पुट करने के बाद देखो इसमें पुट कर दिया सभी वैल्यू। इसके बाद K Q नोट इसमें क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे पूरी इक्वेशन में। ठीक है, ये रखने के बाद अब देखो इसमें कॉमन ले लिया। अब इस पूरी टर्म को हमें एक टर्म में लिखना है, उसके लिए K Q नोट, ये तो ऐसे कैसे आ गया, एक सेकेंड, K की वैल्यू यहाँ पर रख दी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये K की वैल्यू रख दी। Q नोट ऐसे कैसे आ गया, और इस पूरी टर्म को एक टर्म में लिखने के लिए यहाँ ले लिया समेशन I बराबर 1 से n तक ले लेंगे, और क्यों I, ये Q है, सभी में Q है ये देख लेना, और R I 0। ठीक है, इसकी डायरेक्शन, ये हमारे पास आ गया अध्यारोपण का सिद्धांत कह सकते हैं, या इसको बहु आवेशों पर जो लगने वाला फोर्स है ना उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ दोस्तों, ये समझ में आया आपको अध्यारोपण का सिद्धांत। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र। देखो अब देखो विद्युत क्षेत्र क्या होता है। सर्वप्रथम हेडिंग डालेंगे सभी विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिखेंगे, किसी स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करे। यानी कि जैसे कोई आवेश है और उसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जब कोई दूसरा आवेश लाएं तो वह या तो प्रतिकर्षित करे उसे या आकर्षित करे, अर्थात वह विद्युत बल का अनुभव करे, उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसके बाद परीक्षण आवेश। देखो परीक्षण आवेश Q नोट, इसको भी एक बार समझेंगे। परीक्षण आवेश एक ऐसा काल्पनिक का मतलब हम मान रहे हैं, ऐसा होता नहीं है लेकिन हम मान रहे हैं, जिसकी प्रकृति धनात्मक होती है। माना कोई आवेश मान लो, उसकी प्रकृति धनात्मक पॉजिटिव है तथा इसका मान एक इकाई होता है। तो इसका मान क्या होता है, इकाई होता है। यह आवेश ना तो अपने चारों ओर क्षेत्र उत्पन्न करता है और ना ही अन्य किसी आवेश पर बल आरोपित करता है। ना तो ये क्षेत्र उत्पन्न करता है और ना ही यानी कोई आवेश इसके पास लाएं तो यानी बल यानी कि आकर्षण प्रतिकर्षित नहीं करता है। यह आवेश केवल परीक्षण के लिए काम में लिया जाता है। ऐसे आवेश को क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश। अब इसके बाद में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे ई से डिनोट करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको समझेंगे क्या होता है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये देखो जैसे कोई विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक परीक्षण आवेश, जैसे कोई एकांक परीक्षण आवेश है और उस पर कोई विद्युत बल लग रहा है, तो बल कितना लग रहा है, जैसे कोई तार है उसके निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ले, तो वो आगे टॉपिक आएंगे। तो सर्वप्रथम हम डेफिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, ये मिटा दिया। ठीक है, हाइलाइटर। अब विद्युत क्षेत्र की जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट वेक्टर। ये याद करना है, आगे थोड़ा काम आएगा, ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज आता है। ठीक है, इसके बाद में इसका मात्रक क्या होता है वो भी करेंगे।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर मान सकते हैं या वोल्ट पर मीटर भी मान सकते हैं, एक ही बात है, दोनों सही है। ठीक है, एमकेएस में लिखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एमकेएस में, एमकेएस पद्धति में या एम्पियर है ना, तो यहाँ पर ए भी लिख सकते हैं, नहीं एमकेएस ही होता है। ठीक है, वो होगा किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन एम्पियर सेकंड क्यूब, ये हो गया। इसकी विमा निकालेंगे तो किलोग्राम की वैल्यू तो 1 है, तो 1 ले लेंगे। इसके बाद एल की मीटर भी 1 है, 1 ले लेंगे। टी की -3 यानी सेकंड की घात कितनी है, 3 है, और अपॉन में है तो इसका मतलब -3, और एम्पियर ले लेंगे, 1 अपॉन में है तो माइनस। ठीक है, ये इसकी हो गई विमा। इसके बाद में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के 2-4 पॉइंट हैं, ये भी थोड़ा समझ लेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसकी दिशा व विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण धनावेश क्यू नोट की गति की दिशा में होती है। जो क्यू नोट होता है ना, उसकी दिशा में इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, इसके बाद में एक नेक्स्ट पॉइंट है, इसको भी थोड़ा समझ लेंगे। किसी विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा नियत रहते हैं, तो ऐसे क्षेत्र को समरूप विद्युत क्षेत्र, इन समरूप आ जाएगी, समरूप विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो उसके लिए परिभाषा लिखेंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र के जो प्रत्येक पॉइंट है ना, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसकी डायरेक्शन समान हो, और यदि समान नहीं हो तो उसे असमरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे उसके भी परिभाषा लिखेंगे, यदि प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, दिशा दोनों परिवर्तित हो जाए तो ऐसे क्षेत्र को क्या कहेंगे, असमरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा समय के साथ नियत रहे, यानी टाइम के साथ कांस्टेंट रहे, तो इसे अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, यानी जो परिवर्तित नहीं हो रहा है, उस ऐसे क्षेत्र को अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और यदि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा या दोनों समय के साथ परिवर्तित, यानी उसकी दिशा और समय दोनों का मान यदि परिवर्तित रहे तो उसे क्या कहते हैं, परिवर्तित इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में एकल बिंदु के कारण, एक हेडिंग डालेंगे, एकल बिंदु के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये समझेंगे ध्यान से, पॉइंट कई बार आता है डायरेक्ट, कि एक बिंदु है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो। ठीक है, तो देखो, जैसे माना क्यू आवेश है, माना कि ये कोई क्यू आवेश है, जिससे आर दूरी पर स्थित बिंदु पी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गण, यानी कि कोई आवेश है, यहाँ पर कोई आवेश है जैसे, ठीक है। अब इससे आर दूरी पर बिंदु है पी स्थित है, ये बिंदु पी स्थित है। अब अपने को क्यू के कारण इस क्यू नोट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। तो देखो, क्यू आवेश से आर दूरी पर स्थित क्यू आवेश, ये क्यू नोट पी बिंदु पर लगने वाला विद्युत बल, वही हमने ऊपर कूलम्ब बल जो किया था उसके हिसाब से Q1 कौन सा है इसमें, Q कैपिटल Q है, Q लिख दिया, और कैपिटल Q, और Q नोट कौन सा है, Q2 है। जैसे कूलम्ब बल में Q1 की जगह तो यहाँ पर Q आया है और Q2 की जगह आया है Q नोट। ठीक है, वही फॉर्मूला ऊपर वाला लिख देंगे और उसके हिसाब से लिख देंगे। दूरी R है, दूरी R है तो दूरी R लिख देंगे। ठीक है, इसको R लिख देंगे। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक परिभाषा, डेफिनेशन हमने ऊपर पढ़ी अभी कि E बराबर F नोट F अपॉन Q नोट। वेक्टर लेंगे तो वेक्टर भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो ले लो।
ऐप की वैल्यू ऊपर से रखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर आपको करके बता देता हूँ, के क्यू क्यू नोट अपॉन क्यू नोट, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल आउट और यहाँ पर स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गई हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आ गई। अब इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो डायरेक्शन ले लेंगे, आर कैप डायरेक्शन ले लेंगे, ठीक है। अब डायरेक्शन ले लेंगे तो मैंने एक सूत्र बता रखा है, आर वेक्टर बराबर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन आर कैप, या तो ये लिख सकते हैं या आर वेक्टर बराबर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से आर कैप की वैल्यू निकालेंगे तो आर वेक्टर अपॉन आर, आर कैप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो ये आर क्यूब हो जाएगा, यहाँ से आर स्क्वायर और आर क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसकी वेक्टर फॉर्म आ जाएगी। अब इसके बाद में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दूरी के मध्य ग्राफ खींचेंगे तो देखो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई व्युत्क्रमानुपाती 1/r², ठीक है, ये है। इन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि ई बढ़ेगी तो ई की वैल्यू बढ़ेगी तो आर की वैल्यू घटेगी, और ई की वैल्यू घटेगी तो आर की वैल्यू बढ़ेगी, इसका ये मीनिंग है। तो यहाँ पर देखो ये तो ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये है दूरी। अब देखो यहाँ पर यदि कोई दूरी कम तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ज़्यादा है, देखो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब जैसे जैसे दूरी ज़्यादा, ये दूरी ज़्यादा है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर देखो कम, ठीक है। तो इस प्रकार ये इसके बीच में ग्राफ समझ लिया आपने, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट चलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। वही हमने ऊपर पढ़ा था, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या करता है कि टोटल करता है, जो सदिश योग के बराबर करता है, यानी कि क्यू नोट पर कोई भी लग रहा है ना उसका सदिश योग के बराबर कर देता है, ठीक है। जैसे करेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार दो या दो से अधिक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उस बल पर उत्पन्न अलग अलग आवेश Q1, Q2, Q3 के कारण स्वतंत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के बराबर होती है। इन Q नोट पर लग रहे हैं तो इनके सभी के कारण जो लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो सभी के सदिश योग के बराबर होती है। जैसे हम डेरिवेशन से बता सकते हैं, जैसे माना किसी निकाय में Q1, Q2 डॉट डॉट n तक आवेश उपस्थित हैं, तो निकाय में स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1, R2 वेक्टर R3, R4 ऐसे डॉट चलते रहेंगे n तक, ठीक है। जैसे ये सिस्टम है, ये हमारे पास है, यहाँ कोई P बिंदु पर जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q1 के कारण, एक तो Q1 के कारण लग रही है, वो दूसरे Q2 के कारण, तीसरी Q3 के कारण, इसी प्रकार n के कारण, ठीक है। और दूरी क्या है R, इन दोनों के बीच में R1, ये R2, R3 R है, ठीक है। आगे इसको समझेंगे थोड़ा। Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने ऊपर अभी फाइंड आउट किया है ना, तो उस सूत्र के हिसाब से यहाँ पर निकालेंगे तो E1 के Q1 अपॉन R1 की स्क्वायर, और ये डायरेक्शन इक्वेशन 1। इसी प्रकार Q2 के कारण निकाल लेंगे, Q2 के कारण निकालेंगे तो देखो मैं निकाल के बता देता हूँ यहाँ पर थोड़ा, सॉरी, E2 वेक्टर बराबर के Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, R2 कैप इक्वेशन 2, ठीक है। इस प्रकार Qn यानी n यानी कि 3, 4 ये हमने डॉट डॉट दर्शा दिया है, ऐसे चलते रहेंगे। nवे के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो गया, n इक्वेशन हो गई। इसके बाद में अध्यारोपण के सिद्धांत से सभी की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता